चलिए देखिए, हम लोग का हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है और हिस्ट्री का टॉपिक में हम लोग किसके बारे में, शाहजहां के बारे में पढ़े। किसके बारे में पढ़े? शाहजहां मतलब सारे जहां। तो मतलब उस समय वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और शाहजहां के पिता का नाम क्या था? जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। तो शाहजहां जनरली जब वो गद्दी पर बैठे तो उससे पहले भी क्या थे, वो अपने पिता के नेतृत्व में युद्ध लड़ाई लड़े थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शाहजहां का वास्तव में जो नाम था वो क्या नाम था? क्या नाम था? खुर्रम। आइए, शाहजहां का नाम था खुर्रम और ये खुर्रम को टाइटल मिला शाहजहां को कब? जब वो दक्षिण भारत के विजय अभियान पर निकला और कौन सा जगह को जीता था? अहमदनगर। तो जब शाहजहां ने अहमद नगर को जीत लिया तब इसके पिता ने खुश होकर, इसके पिता मतलब कौन? जहांगीर ने खुशी का इजहार करते हुए इस खुर्रम का टाइटल दे दिया शाहजहां का। क्या टाइटल दिया? भाई सीधा बैठो, ऐसे लग रहा सोफा सेट है, कहानी सुनाने लगेंगे नहीं तो। हाँ, एक लड़का क्लास में पढ़ता था, ऐसे पूरा मोटा तगड़ा हेल्दी आता था पढ़ने के लिए, और अगर भूल से कोना में बैठ जाए तो ऐसे करेगा दाएं बाएं। ये मतलब हाँ, और कहा जब तक उसको दीवार लदेगा नहीं तब तो बैठ के पढ़ नहीं सकता है, मैंने अपना लोड दीवालों वाले गिरा देगा वो। तो उतना भी नहीं, अभी फिट एंड फाइन रही है, अभी तो एज से स्टार्ट हुआ है। तो जो जहांगीर था तो उससे खुश होकर क्या खुर्रम को क्या टाइटल दिया? हाँ, जहांगीर का शाहजहां का टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? शाहजहां का। तो ये जो समय जो लिखा गया है ये शाहजहां की दिल्ली की गद्दी पर जो बैठे थे उसका टाइम पीरियड है। जैसा कि जानते हैं कि जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो गई थी। कब हुई थी? 27 ईस्वी में मृत्यु हो गया। तो इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बना वो बनाया गया किसको? खुर्रम को। इसका एक और भाई भी था, बताए थे ना, तो वो भाई नहीं हुआ, उसको मरवा दिया कौन? शाहजहां, और वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक, अब मरवाए कौन? अपने ससुर साहब के बदौलत। तो इसका अब ससुर का नाम जानते हैं ना? आसफ खां। और आसफ खां का बेटी का नाम? हाँ, तो इसी के सहायता से अपने चचेरे भाई को मरवा दिया। ठीक, तो जैसा कि जानते हैं खुर्रम के माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। क्या नाम था माता का नाम? जगत गोसाई। लिखा होगा, देखो, जगत गोसाई। ठीक है, और लाहौर में जन्म लिया था। तो आपसे अगर बोला जाएगा शाहजहां का जन्म कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था और उसकी माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। ठीक है, तो इससे अगर शाहजहां का पूरा नाम पूछा जाएगा तो बोलिएगा शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। क्या नाम था? फिर से बोलो, शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। फिर से बोलो, शाहजहां। तो ये जो टाइम पीरियड लिखा गया है उसके शासन का टाइम पीरियड है 1627 से लेकर के 1657 ईस्वी तक वो गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो उसके बाद जैसा कि आपको अभी बताएं कि इसके बचपन का नाम खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। तो बोला गया जब 1612 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में आप लोग जानते हैं कि जहांगीर ने एक महिला से विवाह की थी। उस महिला का नाम क्या था? नूरजहां। तो नूरजहां जब महिला थी तो वो चाहती थी कि हमारे आने वाले नस्ल भी हम ही लोग का शासन हो। तो इसीलिए नूरजहां ने अपनी भतीजी जिसका नाम था मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल का विवाह किससे कर दिया? शाहजहां से कर दिया। तो अब क्या था, ये मुमताज नूरजहां जो थी वो तो जहांगीर के समय में भी शासन करती थी, क्योंकि आपको बताए थे कि जहां जहां जहांगीर का हस्ताक्षर होता था वहीं वहीं नूरजहां का होता था।
तो वो कंट्रोल कर लिया था जहांगीर को, और नूरजहां जो कंट्रोल करती थी मुमताज महल को, और मुमताज महल कंट्रोल किसे करता था? शाहजहां को, क्योंकि मुमताज महल को ट्रेनिंग कौन देती थी? नूरजहां। तो शादी कौन करवाया था? नूरजहां कराया था। तो नूरजहां का बात कौन मानता था? मुमताज महल। मुमताज महल का कौन बात मानता था? शाहजहां। देखते हैं चैनल के टैलेंटेड दिमाग। तो इसीलिए देखोगे, अगर कोई रिश्तेदारी में एक से ज्यादा विवाह मत हो जाना चाहिए भविष्य में, अगर हुआ तो कंट्रोल का चाबी खत्म। तो वही हुआ। तो बोला गया जब जहां ने जहांगीर से शादी कर ली 1612 ईस्वी में, तो नूरजहां का भाई था जिसका नाम था, क्या था? आसफ खां। और आसफ खां का पुत्री का ही नाम था अंजुमंद बानो बेगम, जिसे शाहजहां ने टाइटल दिया, क्या था? मुमताज महल। और उसी के याद में फिर ताजमहल बनेगा। तो अगर बोला जाए कि मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अंजुमंद बानो बेगम। फिर से बोलो, क्या नाम था? ठीक है, अंजुमन बानो बेगम से नाम हुआ, जिसे किस नाम से पुकारा जाता था? मुमताज महल। और शाहजहां इसको उपाधि दिया था मुमताज महल को। कौन सा उपाधि? मालिकाए जमानी। कौन सा टाइटल दिए थे? तो मालिकाए जमानी की उपाधि किसे दिया गया था? मुमताज महल को। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अंजुमन मानो बेगम। और अंजुमन मानो बेगम का शादी कब हुआ था शाहजहां से? 1612 ईस्वी में। किसके साथ हुआ था? शाहजहां के साथ हुआ था। अंजुमन बानो बेगम के पिता का नाम था आसफ खां। समझ में आई बात? इसके बाद ऐसा माना जाता है इतिहासकारों को कि मुमताज ने 14 संतानों को जन्म दिया था। कितने संतानों को? और 14 ऐसे संतान थे जिसमें 7 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। 7 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। लेकिन जब आपका मुमताज महल, जिसका नाम क्या था? अंजुमंद बानो बेगम ने जब 14 पुत्र को वो जन्म दे रही थी, तो पीड़ा, जो प्रसव पीड़ा होता है, उसी कारण उसका देहांत हो गया था। अंजुमन बानो बेगम, जिसको बोलते मुमताज महल का। ठीक। तो इस 14 पुत्रियों में से केवल 7 ही पुत्र इसका जीवित रहा। और इस 7 पुत्र और पुत्रियों में 4 बेटा जीवित रहा और 3 बेटी जीवित रही। मतलब जो शाहजहां का 7 ही संतान बचा, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। ठीक। तो देखो, जिसमें पुत्र का नाम था वही लिखा हुआ है जो बताया गया कि मुमताज महल का जब 14 संतान, जिसमें से 7 जीवित, और इनकी मृत्यु जो हुआ था 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान हुआ था। माने मुमताज महल का जब 14वें नंबर बच्चे को जन्म दे रही थी, तभी ही मुमताज महल का देहांत हो गया था। ठीक। और कहा? मध्य प्रदेश का कोई जगह है, ठीक है, उसी जगह पर। तो कब्र शुरू में उसका मुमताज महल का वहीं बना था। बाद में आगे चल के जब ताजमहल बना, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि इसके कब्र को किसी महल में दफनाया जाए। तो शाहजहां मुमताज महल से बहुत प्रेम करती थी, तो उसी का याद में वो ताजमहल बनाया था। तो आगे चल के एमपी का जगह बोल रहे हैं, तो वहां से इसकी कब्र को ले आकर के फिर दफनाया गया ताजमहल में। तो इसीलिए वो ताजमहल के अंदर जो मकबरा बना हुआ है, वहीं पर है मुमताज महल का मकबरा। ठीक है। तो इसमें जो 14 संतानों में से 7 संतान जीवित थी, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। 4 पुत्र कौन थे? पहले पुत्र का नाम था दारा सिकोह। क्या नाम था? दूसरे का नाम था सुजा। क्या नाम था? तीसरे का नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? चौथा का नाम था मुराद बख्श। क्या नाम था? और उसके बाद पुत्रियां थी जहां। क्या नाम था? फिर पुत्रिया का नाम थी रोशन आरा। क्या नाम था? और अगली 7वें नंबर पुत्री का नाम था गोहर आरा। क्या नाम था? तो ट्रिक्स है, जिसका नाम में आरा है वो सभी पुत्रियां है, और जिसका में पुत्रियां नहीं है वो नहीं है।
हेलो, प्रणाम सर। अभी तो क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा 12 बजे तक बात कीजिएगा। तो पता चला, देखो अगर फैमिली प्लानिंग रहता तो बंद नहीं हो जाता। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है क्या, हाँ आप दो और आपके दो, हम दो हम, अच्छा हम दो हमारे दो ना। हाँ, तभी आप सारी सुविधा का लाभ ले पाइएगा। और उस जमाने में रहता तो देखो 14 संतान। इसीलिए मैंने जी ने फिर लड़ेगा सब सब, अभी देखो ना लड़ेगा गद्दी के लिए, बताएंगे। तो समझ में आया इसके कितने पुत्र पुत्रियां, नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो बताओ, चलो पुत्र का नाम क्या, पहले पुत्र का नाम कस के बोलो, दारा। अब तो गर्मी का दिन आ गया, दारा सीखो। दूसरे का नाम सास, या तीसरे का नाम, चौथे का पांच, पांचवा का छठा सनारा, सातवां है सबका पिता का नाम, हाँ हम बोलते कोई औरंगजेब बोल रहा है, शाहजहां, ठीक है। इसकी माता का नाम, और मुमताज महल का वास्तविक नाम अंजुमन बानो बेगम, क्या नाम था, ठीक है। तो देखो मुमताज महल का जो कब्र पर जो है मुमताज महल बनाया गया, और इसी यही आगे चल के किस नाम से जाना गया, ताजमहल, क्योंकि इसकी इच्छा थी। ये शाहजहां जब इससे प्रेम करता था तो बोला क्या तुम्हारी इच्छा है, तो बोला जब हम मर जाए ना तो मेरी कब्र को ऐसे नहीं दफनाइएगा, कहीं महल बना महल में ही दफनाइएगा। तो बोला महल, तो इसीलिए उसको ताजमहल बनाया, ठीक। तो ताजमहल किसी का प्रेम प्रसंग में नहीं बना है, याद में बना है। तो इसीलिए अभी भी याद में जहां तहां दीवाल वाल में सब लिख देता है ना। हाँ, जहां देखोगे टूरिस्ट एरिया वहीं देखोगे याद में सब लिखता है। पत्थर उत्थर देखोगे खुरेच खुरेच की लिखेगा, तो बेकार का याद है, याद तो ऐसा रहना है, ठीक। आइए इसके बाद ताजमहल जो बनाया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके वास्तुकार मतलब डिजाइनर जो डिजाइन तैयार किया, उस डिजाइनर का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या नाम था, ठीक है। जबकि ताजमहल को ईसा का किसकी देखरेख में बनाया गया था, ईसा खां, किसकी देखरेख में, कॉन्ट्रैक्टर था उस जमाने का, ईसा खां। कॉन्ट्रैक्टर समझते हैं ना, दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, अब उसी के निगरानी में बिल्डिंग बनाओ ताजमहल, तो बनाया था। तो किसकी देखरेख में बनाया गया था, और इसका डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति का नाम, ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। का है पीछे से आवाज कहीं नहीं आ रहा, डिजाइन कौन तैयार किया था, और किसकी देखरेख में बना था ताजमहल, ईसा खां। खाली मार्केट में जाइएगा तो बोलेगा ताजमहल गिफ्ट करना है, हाँ कुछ मिलेगा ताजमहल, हैप्पी बर्थडे टू यू में ताजमहल, ताजमहल को गिफ्ट किया जाता है। आइए इसके बाद, जैसा कि इन पुत्रों में जब ऐसा माना जाता है कि जब आगे चल के जब शाहजहां का उम्र होने लग गया तो एक खबर फैल गया। देखिए शाहजहां के शासन काल में भी लड़ाई हुआ था, जैसा कि आपको बताए थे कि जहांगीर के समय में ही यूरोपियन लोग भारत में प्रवेश कर दिया था। अब पहला प्रवेश करने वाला व्यक्ति का नाम हॉकिंस, हॉकिंस आया था। कब भारत आया था, 1608 ईस्वी में। और उसके बाद अगला जो आने वाला था 1615 ईस्वी में, कौन आया था, टॉम स्रो, भूलिएगा नहीं। तो हॉकिंस इसी का शासनकाल में आ गया था, जहांगीर के शासनकाल में। तो जब माना जाता है तो जब आएगा तो लोग तो बैठे रहने वाला नहीं था, वो लोग अपना बिजनेस चालू कर दिया। और कहा खेती, कौन सी खेती चालू किया था, तंबाकू का। और वो भारत से प्रवेश करते 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 बंगाल में प्रवेश कर गया। तो ऐसा माना जाता है जब शाहजहां को सूचना मिली कि बंगाल में वो अधिकार कर रहा है, तो शाहजहां ने पुर्तगाली व्यापारी कोठी जो पड़ता है हुगली, हुगली पड़ता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के एरिया में पड़ता है, तो उस पर वो अधिकार कर लिया। कौन कर लिया, शाहजहां। शाहजहां का संघर्ष किसके साथ हुआ था, इसलिए हुआ कि बिना परमिशन, देखो जहां जो मांगेगा परमिशन वही ना करेगा, लेकिन ये बहुत तेज तर्रार था। एक खाली वजह से बोले ना, कहानी सुनाई ना, पहले खड़ा होने दीजिए ना सर, फिर उसका कुर्सी उर्सी नहीं मिलेगा, इतना देर से खड़ा है, थोड़ा बैठने दीजिए ना, मैंने एक गिलास पानी होनी तो लाइए। अच्छा पानी लाइए, क्या हालचाल है, ठीक है।
हमको बिजनेस का फैल गया। वैसे किया ब्रिटिश लोग, पढ़ाए थे ना पॉलिटी में, पहले पुर्तगालीज लोग आया, फिर डच आया, फिर उसके बाद एक ब्रिटिश लोग आया, आक्रमण किया था। तो देखो, तो ये जो कहानी आया, तो जब शाहजहां को सूचना मिली कि बिना परमिशन का पुर्तगालियों लोग ने कोठी कहां पर अपना व्यापार बना लिया है, हुगली में, तो वहां पर आक्रमण करके हुगली क्षेत्र को क्या कर लिया, जीत लिया। कौन जीता, शाहजहां। फिर उसके बाद शाहजहां ने दक्षिण भारत, सबको इंटरेस्ट था दक्षिण भारत, बोला क्योंकि एक बड़ा भूभाग था दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत की जिम्मेवारी सौंपा शाहजहां अपने सबसे काबिल पुत्र जिसका नाम था औरंगजेब। किसका नाम था, औरंगजेब को दिया। और औरंगजेब ने बड़ी कुशलता से दक्षिण भारत का जो भाग जीता था, उसमें एक नाम था क्या, अहमदनगर, दूसरा का नाम बरार, तीसरा तेलंगाना, चौथा खानदेश। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बताए थे ना। तो अगर दक्षिण भारत में पूरा काबिल होना है तो खानदेश को जीतना जरूरी होगा। ठीक, तो इसीलिए दक्षिण भारत की जिम्मेवारी शाहजहां ने किसको सौंपा, औरंगजेब को। और औरंगजेब कौन कौन सा राज्य जीत के दे दिया, बरार, तेलंगाना और खानदेश। फिर उसके बाद शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार बना दिया। कहां का सूबेदार, बोला जीता है, अब तुमको मॉनिटरिंग करना है, दक्षिण भारत में रहो। ठीक, तो जब इसको दक्षिण भारत में होगा तो इसका और 3 गो तो भाई था, तो बोला हमरा कहां मिलेगा, तो बोला लड़ो जा करके, तो उसमें तो योग्यता नहीं थी, तो बोला आगे चल के औरंगजेब ने दक्षिण भारत भेजा, लेकिन वो कंट्रोल कहां से करने लग गया, महाराष्ट्र के औरंगाबाद को। मतलब वो रहने लगा, बोला दक्षिण भारत, बोला दक्षिण भारत में क्या करें, कुछ नहीं है, हमको दिल्ली चाहिए। तो ऐसा जगह वो केंद्र बनाया कि दिल्ली तरफ वो झांक सके, तो इसीलिए हाँ दिल्ली तरफ भी झांक सके। आपको अगर मान लो अपना आपका बाबूजी का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, तो आपको दे देगा जंगल वाला प्रॉपर्टी, लीजिएगा, और जंगलों में क्या करेंगे, समतल वाला दे देगा दूसरे को। तो इसीलिए क्या किया, औरंगजेब था भी तेज तर्रार, तो इसीलिए बोला ठीक है भेजो ना हमको वहां। तो शिफ्ट धीरे धीरे कहां कर गया, वो महाराष्ट्र एरिया में, महाराष्ट्र के भाग में शिफ्ट किया, और वहीं से वो दक्षिण भारत को भी देखने लग गया, और अपना केंद्र कहां बना दिया, औरंगाबाद। कौन बनाया, औरंगजेब। कहानी समझ में आया यहां पर। इसके बाद अफगान सेनापति एक व्यक्ति जिसका नाम था खाने जहां लोधी, क्या नाम था, जिन्हें विद्रोह कर दिया, तो इस विद्रोह को दबाया, कौन दबाया था, शाहजहां ने दबा दिया। और आगे चल के शाहजहां के समय में अफगानिस्तान, मध्य एशिया पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाह रहा था। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शाहजहां के शासन काल में उसके पुत्रों ने आपस में विद्रोह चालू कर दिया था। माने क्या, अपने पिता की संपत्ति को छीनने के लिए। तो 4 गो बेटा था, तो विद्रोह जब शामिल कर दिया, तो इसकी जब सूचना मिली अफगान और मध्य एशिया के लोगों को, तो बोला जाता है ना, घर का भेदी लंका भार ढाए। अगर घर में आपका झगड़ा होगा ना पूरा, तो बाहर वाला पूरा आनंद उठाएगा। बोला आज नींद बड़ा बढ़िया आ रहा है, क्योंकि सुबह उठ के टॉनिक मिला, बहुत ही लोग तरक्की मार रहा था, है ना। देखो तरक्की किसी को अच्छा लगता है, नहीं लगेगा। आप ज्यादा जेलेसी को ना, उसको लेना ना देना, लेकिन आप पढ़ रहे, जॉब उब आपका पूरा फैमिली में सभी का नौकरी हो रहा, और ओकर बेटा बेटी के एको का नौकरी नहीं हो रहा, और मने मने खूब घुसिया रहा होगा, काहे उसका नौकरी हो रहा, नहीं पढ़ता लिखता का दरकार था। और अपना बेटों को खूबे बोलेगा पढ़ो पढ़ो, तुम लोग पढ़ता नहीं है, कहां पढ़ के लेके, कौन से में देख लेना। अगर आपका मोहल्ला में आप लोग सुबह सुबह बैग टांग के आते होंगे, जाते पढ़ाई करते होंगे रात रात भर, तो मने मने वो सोच रहा होगा, उसको टेंशन लग रहा है इसका कि कैसे वो लोग नौकरी हो जाएगा, मेरा बेटवा लोग नहीं पढ़ रहा है। ऐसा फीलिंग लगता है कि नहीं। देखोगे जब भी जॉब हो जाने पर, ये जल परंपरा, ये ह्यूमन नेचर है। और सबसे खतरनाक ह्यूमन नेचर है कि अभी आप लोग कितना अच्छा से साथ साथ सारे लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें से 50% का जॉब हो जाएगा और 50% का भूल से नहीं हुआ, तब तो मने मने बोलेगा हमरे साथ पढ़ रहा था, आज बत्ती फोनो नहीं करता है एक बार, हाँ, और फोनों का तलाश रहेगा। तो इससे अच्छा सब कोई बढ़िया से पढ़ो और एक ही बार जॉब लेके भाग जाओ। तो इसीलिए क्या हुआ, कौन कौन सा विद्रोह कारण ये इंडिपेंडेंट होने लगा जगह,
स्थान और मध्य एशिया। ठीक, तो ये स्वतंत्र होने लग गया। और जहांगीर, याद रखोगे, जब उस जहांगीर से पहले जितने भी उनके बादशाह हुए मुगल काल के, उस कर्मचारियों को वेतन वार्षिक देता था। वार्षिक मतलब साल भर में एक बार। जैसे हम लोग गवर्नमेंट 3 साल के एक बार तनख्वाह देगा, और 3 साल बोलेगा उधारी में खाना खाओ। हाँ, जितना भी टीचर्स ये सब का हमारे प्रदेश में जो बहाली होता है, पैसा मिलता है, महीना महीना नहीं मिलेगा, एक के बाद 6 महीना का तनख्वाह दे देगा, एक ही बार साल भर का पैसा दे, कर्म नहीं मिलेगा कर्मचारी का, और सब उधारी खाता में चलते रहेगा। तो ये भी वही करता था। शाहजहां से समय पहले जितने भी शासक हुए, उसका वार्षिक वेतन क्या रहता था? सालाना, 1 साल में देता था। ठीक, लेकिन जब शाहजहां आया तो वार्षिक वेतन को हटा के क्या कर दिया? मासिक, मंथली सैलरी मिलेगा। आप जितना दिन 1 महीना में ड्यूटी करेगा वो सैलरी मिलेगा। और पहले 1 साल तक, 1 साल तक खाया कौन सी? उधारी खाता था। ठीक है, और आगे चल के देखो, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहां ले गई? आप समझ में आया आगरा काहे फेमस किया था? क्योंकि शाहजहां शासन चलाता था कहां से? आगरा से। इसीलिए अगर वो दिल्ली से करता तो ताजमहल दिल्ली में रहता, लेकिन वो शासन कहां से चला रहा था? तो उसका सबसे प्रिय जगह वही था, आगरा। तो इसीलिए ताजमहल का निर्माण कहां करवाया उन्होंने? किसका याद में? मुमताज महल के याद में। तो मुमताज महल बढ़िया नहीं होगा, उसका पत्नी का वास्तविक नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम। इसलिए रिपीट करा रहे कि क्वेश्चन से रिपीट पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे चल के शाहजहां ने अपनी राजधानी कहां शिफ्ट की? आगरा से दिल्ली। उसके बाद देखो, शाहजहां के समय में सत्यार्थ कला, मतलब सत्यार्थ कला का मतलब होता है, ठीक है, सत्यार्थ कला का मतलब कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मुगल सल्तनत के समय में सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर, ढांचा मतलब भवन का जो निर्माण हुआ वो शाहजहां के शासनकाल में हुआ। इसकी वजह ये थी कि शाहजहां के शासनकाल में जनता बहुत खुश थी, विद्रोह नहीं होगा, मतलब क्या हो रहा, सुचारू रूप से चल रही थी, तो खर्चा ज्यादा नहीं हो रहा था। कहीं भी युद्ध ज्यादा जब लड़ा जाता है तो क्या होता है? राजस्व घाटा बढ़ने लग जाता है। तो उसका क्या हो रहा था? कोई नुकसान होना नहीं था, फसल भी बहुत अच्छा उपजाऊ हो रहा था। तो इसका कोसा भंडार एकदम खजाना से बरम लबलब भरा था। तो भरा रहेगा तो बोलता नहीं कि जब आपका पॉकेट में 10,000 रुपये रहेगा, बोले आज चलो रेस्टोरेंट में चल जाइएगा, आज चलो खाना खा लो। और जब रहेगा 10 रुपया, नहीं जाएंगे आज, उधर बाद में सोचल जाएगा। तो क्योंकि जब पैसा गिनत रहेगा तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते। तो ये बोला क्या करेंगे? तो इसीलिए अनगिनत एकदम किला महल वहल बनावे लग गया। तो देखो, तो क्या क्या बनाया? दिल्ली का लाल किला पहला नाम आता है। दिल्ली का लाल जानते हैं ना, जहां से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। ठीक, आ रहा 26 जनवरी तो राष्ट्रपति करेंगे। उसके बाद दिल्ली का जामा मस्जिद, एकदम दिल्ली का लाल किला इधर है तो उसका उल्टा साइड में ही जामा मस्जिद है, दोनों। ठीक है, और उसके बाद बनाया आगरा का ताजमहल। ये सफेद संगमरमर से बनाया हुआ है, व्हाइट संगमरमर, मिल्की व्हाइट, वो संगमरमर जो राजस्थान के जोधपुर में मिलता है, वहां से लाया था। और उसके बाद आगरा का किला भी बनाया। क्या बनाया? आगरा के लाल किला, ठीक है, में मोती मस्जिद जो है, और लाहौर में जो है शीश महल, भूलिएगा नहीं, शीश महल। तो लाहौर के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? अरे इतना डिस्चार्ज किसने बनाया था? शाहजहां। और जामा मस्जिद और लाल किला शाहजहां। तो ये सब तो नाम याद रहेगा, इस शीश महल बच्चा भुला जाता है। तो लाहौर कहां पर है वर्तमान में? पाकिस्तान में, तो इसीलिए भुला नहीं जाइएगा। तो शीश महल कहां पर स्थित है वर्तमान में? पाकिस्तान में। और इसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। और दिल्ली का जो लाल किला के अंदर जब घूमने जाओगे तो उसका भीतर में एक मस्जिद दिखने को मिलेगा, छोटा सा। चढ़ोगे बिल्डिंग से, लेफ्ट साइड घुस जाना, वहीं पर मस्जिद मिलेगा छोटा सा। ठीक है, तो क्योंकि नमाज अदा करने के लिए क्या होता? मस्जिद चाहिए। तो औरंगजेब ने अपने शासन काल के दौरान दिल्ली के लाल किला के भीतर एक मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, तो वो किसने निर्माण कराया था? औरंगजेब में। तो कभी घूमने जाने का मौका मिले, फॉर्म भरो, घुसने में जल जाओ। हम लोग का समय तो 20 रुपए टिकट लेता था। हाँ, इंडियन लोग का कम,
जैसे उतरोगे बस से, लेफ्ट साइड में काउंटर लगा रहेगा, टिकट कटा लेना, आप पूरा घूमते रहो दिन भर। भीतर घुसने का जगह है, देखना फिल्म का शूटिंग वूटिंग भी वहीं हुआ था, जोधा अकबर। फिर उसके बाद क्या क्या, तब ना देखो ऐतिहासिक जब पढ़ लोगे और जब उसको देख लोगे तो 100% दिमाग में लोड, फिर भूलने से भी नहीं भुलाओगे। अभी नहीं कि जाएंगे शीश महल देखने के लिए, ठीक है, तो बोलते आइएगा, नहीं तो जा रहे बोले तो सब तो देखने की है, चले जरा शीश महल कहाँ है वहां देखने, तो वहां सावधानी से जाइएगा, अभी स्थिति ठीक ठाक नहीं है ना। तो सीधे बोलेगा ये टेररिस्ट आ गया है, इसको पकड़ो पहले। हाँ, तो यहाँ नहीं जाना है, अभी इधर घूम सकते हो, यहाँ जाने के लिए बहुत अभी मतलब एक वेल डेवलप पीपल बनना पड़ेगा। तो चलिए, तो दिल्ली के लाल का मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब। शीश महल का निर्माण शाहजहां। फिर शीश महल कहां पर है? लाहौर में। और किसके शासन काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसे? शाहजहां को। और चित्रकला का स्वर्ण युग बोलेंगे तो जहांगीर। दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब आइए, शाहजहां ने राजधानी जो होता है आगरा से लेकर दिल्ली आया, ठीक है, इसके ने दिल्ली के लाल किला में दो चीज बनाया, एक बनाया दीवाने आम और एक बना दीवाने खास। ये दीवाने आम और दीवाने खास से पहले समझ लीजिए, अभी आप आपका घर रहता है तो बोलते हैं एक गेस्ट रूम रहेगा, एक क्या रहेगा? हॉल रहेगा, एक डाइनिंग रूम रहेगा, और एक क्या रहेगा? हॉल में आते हैं तो बैठाते हैं। कोई गेस्ट रूम आता है तो पर्सनल उसका रूम रहता है, जी आप वहीं खाइए रे, इधर नहीं आना है, वहीं खाना है, वहीं रहना है, जब नीड रहेगा तभी इधर आना है। और अगर आप कोई मेहमान आ जाए तो उसका हॉल में बैठाते कि रूम में बैठाते हैं, हॉल में बैठाते हैं। उसी प्रकार शाहजहां ने अपने शासन काल में दो तरह के रूम का व्यवस्था किया था, जिसमें से एक तरह के रूम का नाम था दीवाने आम। कौन नाम था? तो खाने वाला आम नहीं समझिएगा कि जाएगा आप, वहां जगह का नाम था दीवाने आम, और दूसरे का नाम क्या था? दीवाने खास। तो खास मतलब स्पेशल आदमी को बैठाते हैं। अभी जैसे आपका दोस्त चला जाएगा, अरे मम्मी नहीं वहां क्या रहेगा, मेरे रूम में आइए, और रूम में घुस करके दरवाजा बंद करके कहा बतिया रहा, पते नहीं कि दरवाजा बाहर तक आवाज नहीं जा रहा। माँ बोले कितना देर से लोग कहा बतिया रहा, भीतर पूरा पटकेगी, चाय नहीं पीना है? नहीं अभी पीना नहीं है, बतिया रहा उधर अपने से। तो उसी प्रकार शाहजहां जब हुआ था तो उसने दो तरह के रूम का निर्माण कराया था। एक रूम का नाम क्या था? दीवाने, और दूसरे का, तो जब दो रूम बनाएगा तो कुछ कारण से ना बनाएगा, तो देखो क्या नाम था? दीवाने आम में साधारण मुद्दे, जबकि दीवाने खास में महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझाए जाते थे। मतलब दीवाने आम में कोई जनता का साधारण प्रॉब्लम हुआ तो उसको सलटाया जाएगा। कौची कर रहा? पूरा एकदम ध्यान मग्न है। कौन सी अभी पढ़ा रहे हैं? पढ़ा क्या रहे हैं? दीवाने आम और दीवाने खास। हम सोचे कि भूचाल क्या कहीं दूसरा जगह क्या? ठीक है, तो दीवाने आम मतलब होता है साधारण मुद्दा, मतलब छोटा मोटा मसला रहा जो आदमी आम जनता के साथ भी, या कोई सैनिक है, क्योंकि ऐसे तो नहीं रहता था, बॉडीगार्ड ही सब भी रहता था खड़ा, तो उस समय सुलझाने का मैटर रहा जो राज्य का, जो वो दीवाने आम में सुलझाता था। लेकिन दीवाने खास में गुप्त मैटर, मतलब जो मंत्री आए या गुप्तचर विभाग आए, वो पर्सनली वही रूम में एंट्री कर सकता है और कोई इस रूम में नहीं आ सकता है। तो इसीलिए उसने दो तरह का रूम व्यवस्था की थी। कौन कौन का? एक दीवाने आम और एक दीवाने खास। तो आम मतलब साधारण मुद्दा और खास मतलब स्पेशल मुद्दा का निपटारा। ठीक है, अब देखो शाहजहां का सबसे बड़ा था कि शाहजहां कोई साधारण आदमी नहीं था। वो बोला कि सब इतना लिए बिल्डिंग विल्डिंग बना रहे तो अपने लिए कुछ बनाए, तो इसीलिए अपना एक सिंहासन बनाया, और उस सिंहासन का नाम था मयूर सिंहासन, जिसे कहा जाता है तख्ते ताऊस। तो आपसे पूछा जाएगा किसके शासन काल में तख्ते ताऊस बनाया गया था? किसके शासन काल में? आई कोई साधारण तख्ते ताऊस नहीं था, ये बना दिए सोफा। इसे कहा जाता मयूर सिंहासन, बोला इसलिए जाता था कि ये जो सिंहासन जो बना हुआ था, तो ये जो सिंहासन जो बना हुआ था बैठने वाला, तो ये जो इसमें कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था टॉप पर, और जितना मयूर का जैसे पंख होता है ना, उस हर पंख में एक हीरा जड़ा हुआ था।
समझ में आया? तो जब ये गद्दी पर बैठेगा तो ऐसे बैठेगा कि चमके पूरा। तो इसीलिए तख्ते ताउस, इसलिए वो साधारण से नहीं था, बाद में इसी को लेके चल जाएगा लूट के लेकर के। समझ में आया? अंग्रेज छोड़ेगा नहीं, सब एक एक हीरा निकाल निकाल के ले जाएगा, खाली छोड़ देगा। और खाली जो है सिख गुरु रहता वो भी उठा के लेके चल जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। ठीक है, तो बोला गया शाहजहां ने मयूर सिंहासन करने का मतलब जिस प्रकार मयूर का पंख होता है ना पीछे में, उसी तरह का डिजाइन में बनाया गया था, इसीलिए इसको कहा जाता था मयूर सिंहासन। और जिसको बोला जाता था क्या, तख्ते ताउस, उस पर वो आदेश देता था बैठ करके। बात नहीं, अभी नहीं। बोला गया है जिस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, यह बोला गया है मयूर सिंहासन दीवाने आम में रखा गया था। और बोला गया है, और मयूर सिंहासन की वास्तुकला किसने डिजाइन की थी, बादल खां। अब देखो इस पर्सनल रूम में नहीं रखा था, ऐसा जगह सिंहासन रखा था जहां पर क्या रहता था, सारा लोग देख सके। ठीक है, तो इसीलिए जो जैसे मान लो आप कुछ रखते हैं तो अपना गाड़ी घोड़ा रखते हैं तो क्या होता है, बाहर में रखते हैं कि दिखे कि एकदम घर में घुसा के रखिए गाड़ी। नहीं, कोई नया अगर गाड़ी लेके खरीद के आया तो क्या करते हैं, गाड़ी को एकदम घर में तो घुसा के नहीं, डेली बाहर निकालेंगे, पूरा धुलाई विलाई पूछा करके एकदम रखा रहेगा, फिर पुराना जगह तो अहमियत नहीं, उधर साइड में रहेगा। तो उसी प्रकार जब ये तख्ते ताउस बनाया था जहां ये शाहजहां, तो इसको दीवाने आम में रखा था जहां उस सिंहासन को आम जनता देख सके। ठीक है, तो दीवाने आम सिंहासन, और इसका ये जो सिंहासन का जो डिजाइन तैयार किया था उसका व्यक्ति का नाम क्या था, बादल था। फिर मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक का नाम रहेगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह मुगल काल का अंतिम शासक रहेगा जिसको सौभाग्य होगा इस सिंहासन पर बैठने का। बाद में सिंहासन नहीं छोड़ता है, उठा के भी ले जाता है। अंग्रेज जब ब्रिटिश करता था तो सब ले जाता है, हीरा कोहिनूर हीरा सब निकाल के। ठीक है, और अंत में सिख गुरु रहता है वो भी लेके चला जाता है इसका सिंहासन को। तो अगर पूछा जाए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम व्यक्ति का नाम तो क्या रहेगा, मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था, शाहजहां। ये मयूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या था, तख्ते ताउस। तख्ते ताउस है ना, और इस तख्ते ताउस का डिजाइन किसने बनाया था, बादल खां। आइए, इसके बाद अब शाहजहां ने पुनः एक परिवर्तन लाया। परिवर्तन ये लाया जो इसके कौन थे, दादा जान, दादे ना लगेगा। तो बोला गया शाहजहां ने अकबर के द्वारा चलाए गए इलाही सम्मत के स्थान पर पुनः एक संवत जारी किया। कौन सा संवत जारी किया, हिजरी कैलेंडर, जो हिजरी से इलाही सम्मत में बदल दिया था। अब पुनः इसने क्या किया, इलाही सम्मत को किसे बदल दिया, हिजरी कैलेंडर में। फिर उसके बाद बोला गया है शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा झरना, मतलब जिसमें देखने का परमिशन मिलता था, और तुलादान प्रथा। समझिए तुलादान प्रथा क्या है। तुलादान प्रथा ये होता था कि राजा का वजन जितना होगा, एक तरफ राजा बैठेगा और दूसरा तरफ पूरा चांदी सोना हीरा जवाहरात से तौला जाएगा। तो उस जितने भी वजन आएगा वो वजन को किसे बांट दिया जाता था, जनता में बांट दिया जाता था। इसी को बोला जाता है तुलादान प्रथा। मैंने तुलादान मतलब आप बैठ गए, आप एक तराजू का 2 तुला होता है ना, एक तरफ आप बैठेंगे और दूसरा तरफ बटखारा का जगह सोना चांदी हीरा जवाहरात सब रखेंगे। जितना वजन होगा फिर वो वजन क्या करेंगे, जनता में दान कर दीजिएगा। तो बैठिएगा हैप्पी बर्थडे में, इधर आप बैठ जाइएगा, इधर रखिए गड्डी का नोट, कितना वजन जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता था तुलादान प्रथा। ये आमतौर पर जब किसी खुशहाली का टाइम होता था या जन्मदिन होता था किसी राजा का, तब ये प्रथा चलती थी। समझ में आई कॉन्सेप्ट। इसके बाद आगे चल के हुआ कि शाहजहां ने अपने जीवन के समय में ही देखो किसको, दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, क्योंकि वही इसका बड़ा बेटा था। शाहजहां का जो बड़ा बेटा कौन था, दारा सिकोह। अब इसको उत्तराधिकारी बना दिया। तो उधर तो फिराक में औरंगजेब लगले है, वो बोल रहा हमारा दक्षिण भारत भेजा हुआ है, आगे इधर गद्दी पर कौन बैठा रहा किसको, तो ये तो लड़ नहीं रहा था। लड़े के लिए किसको भेज दिया था, औरंगजेब भेजा, जाओ तुम दक्षिण भारत में लड़ो। और औरंगजेब दक्षिण भारत में रह करके औरंगाबाद में वो बना लिया अपना केंद्र, और वहीं से मॉनिटरिंग कर रहा है कि बाबूजी कहाँ कर रहा है हम देख रहे हैं।
तो क्या कर दिया, वो दारा सिकों को उत्तराधिकारी बैठाया। कौन बैठाया? शाहजहां। अब इसी से बगावत चालू होगा। तो जब दारा सिकों को बैठा दिया तो देखो बीमार पड़ गया। कौन बीमार पड़ गया? शाहजहां। तो जब वो बीमार पड़ा तो पूरा राज घराने में पूरा अफवाह फैला दी कि शाहजहां मर गया। ठीक है, तो मर गया तो खलबली मच गया। चारों भाई, औरंगजेब अलगे है, दारा सिको अलगे है, और दोनों भाई अलगे। अब बहन भी पीछे नहीं है, वो बहन भी शामिल है। बहन भी दो भाई भाई का साथ मिल गया है। दो भाई मैंने दो भाई इधर, दो भाई, सब एक एक भाई का साथ मिल गया है। तो सब एक दूसरे से लड़ेगा। कौन सा? संपत्ति के लिए। तो वही बोला, जब शाहजहां जब बीमार पड़ा तो ये अफवाह फैला दी कि शाहजहां क्या हो गया, अब मर गया। तब छोड़ेगा तो अपने में सबका जो जहां जहां था सब दिल्ली पहुंचा कि हमको सिंहासन चाहिए और हमको सिंहासन चाहिए। जबकि शाहजहां जीवित रहते दारा सिकों को दिल्ली का उत्तराधिकारी बना दिया था। तो और पुत्र जो थे वो मानने से इनकार कर रहे थे, काहे बनेगा, टैलेंटेड हम में है। औरंगजेब बोला हम इतना जीते हैं दक्षिण भारत, हम में ज्यादा योग्यता है। क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर वही शासक बैठ सकता था जो योग्य होना चाहिए। अगर योग्य नहीं होगा तो उधर अफगान फिराक में लगा हुआ है, और भी हिंदू संप्रदाय वाला लगा हुआ है, सिख आक्रमणकारी है, और ब्रिटिश भी पहुंच चुका है। तो सब तो दिल्ली पर नजर रख ले है कि कहीं कोई घस के तो हम बैठेंगे। तो इसीलिए चारों भाई ने एक आपस में क्या होने लगा, युद्ध होने लगा। तो बोला गया है, देखो उसी युद्ध का नाम है उत्तराधिकार का युद्ध। तो ये उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, ये आपका शासन काल किसके समय चल रहा था? शाहजहां के शासन काल में। तो शाहजहां के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, उसी युद्ध का नाम है उत्तराधिकारी युद्ध। मतलब शाहजहां के उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ेगा, और वो चारों भाई आपस में लड़ेंगे। तो ऐसा माना जाता है इतिहासकार में 4 तरह का वो युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध का नाम था बहादुरपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? और ये युद्ध लड़ा गया था बनारस में। कहां लड़ा गया था? दूसरा युद्ध का नाम था घरमट का युद्ध। क्या नाम था? और ये युद्ध लड़ा गया था उज्जैन में। कहां लड़ा गया था? तीसरे युद्ध का नाम था सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध था? और ये युद्ध लड़ा गया था आगरा में। कहां लड़ा गया था? और चौथा युद्ध का नाम था देवालय का युद्ध। और ये कहां लड़ा गया था? 4 युद्ध लड़े थे उत्तराधिकारी के लिए। और शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? कौन सा सही माई बात? तो चलो 4 युद्ध का नाम गिनाओ शॉर्ट में। पहले युद्ध का नाम कब लड़ा गया? बनारस में, सॉरी, कहां पर? फिर अगला युद्ध का नाम घरमट का युद्ध। कहां लड़ा गया? उज्जैन। अगले युद्ध का नाम ये कहां लड़ा गया? और अंतिम युद्ध का नाम ये कहां लड़ा गया? समझ में आई बात? अगर एग्जाम में पूछा जाए शाहजहां के उत्तराधिकारी के लिए कितने युद्ध लड़े गए तो कितने बोलेंगे? 4 बोलेंगे। और किसी दूसरे से नहीं लड़ रहा था, अपने भाइयों में लड़ रहे थे सब कि कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। कौन सी समझ में आई बात? आगे देखो। तो उसी युद्ध में जो पहला युद्ध जो लड़ा गया था बहादुरपुर का युद्ध, जो बताए कहां लड़ा गया था? आपका बनारस में। और ये युद्ध लड़ा गया था 1658 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो भाग लिया था दारा सिको का पुत्र, जिसका नाम क्या था? सुलेमान, और ने शाह जुआ को पराजित किया था। शाह जुआ इसका चाचा था। शाह सुजा, शाह सुजा इसका कौन था? लगेगा चाचा लगेगा। तो चाचा को हरा दिया था किस युद्ध में? बहादुरपुर का युद्ध में। कौन हराया था? सुलेमान। सुलेमान कौन था? तो ये हरा दिया। फिर जब इसकी सूचना मिली तो फिर एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था घरमट का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो ये देखो फरवरी में लड़ा गया, तुरंत अप्रैल में लड़ाई हुआ। ये कब हुआ था? और ये लड़ा गया औरंगजेब और दारा का बीच में। दारा सिको था ना, तो औरंगजेब और दारा, क्योंकि दारा सिको पराजित कर दिया था शाह सुजा को। तो शाह जुजा, तब शाह सुजा का एरिया किसके अंदर में आ गया था? दारा के अंदर में। तो औरंगजेब फिर दारा सिको से लड़ा, ठीक, और वो उसके बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब क्या हो गया? ये तो फिराके में था कि लड़े ना, जीते देंगे हम। सब भाइयों में सबसे क्रूर यही था, खतरनाक, औरंगजेब। अभी वही पढ़ाएंगे। औरंगजेब के समय में ही ये था कि इसके शासन काल में जितने भी हिंदू मंदिर को ध्वस्त करो और वहीं पर मस्जिद का निर्माण करो। ये बहुत खतरनाक पॉलिसी अपनाया था।
और इसी के समय में शासन काल में सबसे ज्यादा कन्वर्जन हुआ था, मतलब और सारे जितने भी धर्म थे उसको सब मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया गया। तो इसीलिए आज भी देखोगे उनके वंशज जो होगा जीवित, औरंगजेब के समय का जो कभी उसके वंशज हिंदू थे तो अब मुस्लिम भी बन गया, तो देखोगे बहुत सारी परंपराएं मिलेगी हिंदू धर्म से। जैसे देखो कि साड़ियां भी महिलाएं लोग पहनती है, मुस्लिम महिलाएं लोग बहुत सारा, उसके वंशज हिंदू थे, नहीं तो मुस्लिम लोग को तो वो ड्रेस नहीं पहनना है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो कन्वर्ट बहुत सारा करेगा, बताएंगे आगे। तो जो अब फरवरी के बाद जो अप्रैल में युद्ध हुआ 1658 ईस्वी में, वो कौन सा युद्ध था? घरमट का युद्ध। कौन सा युद्ध था? और वो किसके किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। और अगला जो युद्ध था उसका नाम था सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? ये कब हुआ था? अरे ये कहां हुआ था? सॉरी, कहां हुआ था? आगरा में। और कब हुआ था? तो देखो 1658 ये फरवरी मार्च अप्रैल 2 महीना का गैप, मई जून 2 महीना का गैप। बोला ज्यादा गैप नहीं देना है, जो है जल्दी सलटाना है। ठीक, तो ये हुआ किसके बीच में? फिर औरंगजेब और दारा सिकों, पूना लड़ा है वो दारा सिकों। और इस युद्ध में औरंगजेब जीता और आगरा पर अपना राज्याभिषेक करवा लिया। बोला एक बार लड़े, अभी ये बार बार लड़ते रहेगा। कौन बोला? औरंगजेब। तो बोला अब राज्याभिषेक करके ही छोड़ेंगे। तो औरंगजेब ने पहला जो राज्याभिषेक हुआ था वो आगरा में हुआ था। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र औरंगजेब ही था जिसका 2 बार राज्याभिषेक होगा। एक होगा आपका होगा आगरा में, और दूसरा जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तब। ठीक है, तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक किस युद्ध के बाद हुआ, तो कौन सा युद्ध के बाद हुआ? सामूगढ़ का युद्ध। और ये कब हुआ था? 1668 ईस्वी में। किसका किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकों का बीच में हुआ था। और इसके बाद इस युद्ध के जीतने के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को बोला यही लड़वा रहा है बाबूजी ढेरे, तो शाहजहां को बंदी बना लिया। बोला बाबूजी को कहते तुम मरा नहीं, झूठे कारण लड़ाई हुआ, इसीलिए इसको क्या कर दिया? बंदी बना रहा। उम्र भी हो गया था। देखो जो जितना बदमाश रहेगा उसका बुढ़ापा उतना दुखदाई रहेगा। देख लीजिए अपना नजर उठा करके। और जो जितना सिंपल जीवन रहेगा बुढ़ापा उसका उतना शानदार रहेगा। अभी मान लो जो पूरा यंगस्टर पूरा यंग है तो पूरा बाहुबल दबंगई दिखा रहे हो, बुढ़ापा में देखना उसका कितना दुर्दशा होता है। और एक साधारण आदमी जो सीधा स्वेच्छा से साधारण बुढ़ापा में उसका जीवन बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं, क्योंकि एवरी रिएक्शन का एक्शन का रिएक्शन होता है, तो न्यूटन पहले बोल दिया है। अभी जितना तुम कर्म करेगा बुढ़ापा में उतना फल मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया शाहजहां तो जब जवान था तो पूरा एकदम टैलेंटेड काम कर रहा था। ठीक, तो इसीलिए औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया। और उसको कैद क्या कहा? बोला इसको आगरे के किला में कैद करो, यहीं पर वो मुमताज जमाल को देखते भी रहेगा और कैद भी रहेगा। कवर उसका वही बना था ना, तो देखते रहेगा वहीं कैद रहेगा। कौन किला में बंद किया था? आगरा। ताजमहल दिखाई देगा कि नहीं दूर से? आगरा किला में बंद करेगा तो कैद कर दिया। और उसे खाने के लिए भी तड़पाया। बोला पूछा कहाँ खाने मिलेगा? बोला तुमको एक वक्त का खाना मिलेगा और उसमें अपना च्वाइस डाल लो का है। तो बेचारा को देखो काक चबाता था वो। बोला चने से दिन काटना है। ठीक है, तो इसके बाद शाहजहां की माना जाता है कि मृत्यु हो गई। कौन सा मृत्यु हो गई? 1666 ईस्वी में। और ये अपना गद्दी पर कब राज्याभिषेक कर लिया था? 58 में। तो 58 के बाद 59, 60, 8 साल के बाद किसकी मृत्यु हो जाती है? शाहजहां का। अब मर जाने के बाद तो बोला गया है कि क्या यह मुगल वंश का एकमात्र शासक था जिसका अंतिम संस्कार कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं, उसके नौकरों ने किया था और वहीं पर दफना दिया। सोचो क्या मृत्यु! शाहजहां अब मरा कौन हाल में? किला में, और उसको दफना है। मतलब क्या हो गया? इसके पिता से ईर्ष्या हो गया कि सब भाई आपस में लड़ रहे हैं शासन के कारण, तो इसी ईर्ष्या के कारण उसका पिता ने भी, औरंगजेब में भी इसको दफनाया नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि कहां पर? ताजमहल में ही उसको दफना दिया, आगरा किला में ही। किसको दफना दिया? शाहजहां को दफना दिया। इसके बाद एक और युद्ध बचा हुआ, 3 गो युद्ध हुआ। अंतिम युद्ध लड़ेगा। कौन सा युद्ध लड़ेगा? देवराय का युद्ध। और ये युद्ध कहां लड़ा गया था? अजमेर में। और 1 साल के बाद फिर लड़ा। कब लड़ा? 1659 ईस्वी में।
औरंगजेब और दारा सिको के बीच फिर फाइनल युद्ध हुआ, क्योंकि दारा सिको हार नहीं मान रहा था, बड़ा बेटा था, क्योंकि बड़ा बेटा थोड़ा जिद्दी टाइप का होता है, बोलेगा कि नहीं करेंगे मतलब करेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो बोला गया इस युद्ध में औरंगजेब जीत गया और दारा सिको की हत्या कर दी गई। बोला ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक ही लड़ते रहेगा, तो बेटर है कि अब इसको मार डाला जाए। तो औरंगजेब ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी, और किस युद्ध में की थी, और वो कहां लड़ा गया था, अजमेर में कर दिया गया। तो बोला गया इस युद्ध के जीतने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली पर अपना दोबारा राज्याभिषेक करा लिया, अब फ्री हो गया, अब तो कोई बचा नहीं, आप तो सारा भाई साहब। तो बोला अब दिल्ली पर शासन करेगा, कौन करेगा, औरंगजेब। कब, 1669 ईस्वी में। तो बोला गया 1659। तो इस प्रकार औरंगजेब ऐसा दोबारा शासक था जो अपना दोबारा अभिषेक कराया, राज्याभिषेक। एक कराया कब, आगरा 58 में जीतने के बाद, और दूसरा राज्याभिषेक 1659 ईस्वी में, जब वो अपने भाई को मार डाला। उस भाई का नाम क्या था, दारा सिको। तो बोला गया दारा सिको को इतिहासकार एक व्यक्ति का नाम है लेनपुल ने सांप्रदायिक उदारता के कारण उसे लघु अकबर भी कहा है। आग में दया दृष्टि भी दिखाएगा, अभी तक तो ये दया दृष्टि नहीं सिखाया है, लेकिन एक ऐसा इतिहासकार है जिसका नाम था लेनपुल के अनुसार माना गया है कि दारा सिको के बाद, दारा सिको जो था बहुत उदारवादी था। उदारवादी समझते हैं ना, मैंने शांत और बड़ा बेटा वैसे भी रहेगा, देखा ज्यादा झगड़ा उगड़ा पसंद नहीं करेगा, सीधा समझ जाए तो ठीक। सबसे खतरनाक रहेगा उसका जो मंझला बेटा रहेगा, पूरा एक्शन रिप्लाई देगा वो, और गुस्सीला भी रहता है। सेकेंड नंबर पर चाहे भाई होगा चाहे बहन होगा, देख लेना, और पूरा गुस्सीला होगा पूरा, और पूरा जिद्दी। ये हो नहीं सकता मुंडी हिलाने से, ये यूनिवर्सल नेचर है। ये देख लीजिएगा, अगर किसी का 3 है तो बड़ा वाला शांत, ठीक, महिला वाला पूरा गुस्सेलादार रहेगा, और वो एकदम उसको एटीट्यूड पूरा रहेगा, कोई भी कोई बात बोलेगा उसको ईगो बहुत जल्दी लगेगा। और थर्ड वाला रहेगा वो मस्त मौला रहेगा, वो अपनी दुनिया में जिएगा, क्या कि इसीलिए कि हैंडल बड़ा और महिला कर देता, छोटा वाला फ्री रहता है। ठीक है, तो किसी दारा सिको को कौन सा अकबर के नाम से पुकारा जाता है, लघु अकबर में छोटा अकबर के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो यहां तक थी आपके शाहजहां की स्टोरी। तो आई होप कि क्लास समझ में आया होगा। धन्यवाद।